गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। पेडिग्री एनालिसिस हम पढ़ रहे थे और पेडिग्री एनालिसिस में हम पैटर्न ऑफ पेडिग्री पढ़ रहे थे, है ना। स्लाइड्स आपको ग्रुप पर सेंड कर दी गई है, तो स्लाइड्स भी आपको मिल गई होगी। ठीक है बेटा, तो पैटर्न की बात थी। पैटर्न हमको दो तरह के स्टडी कर रहे थे हमने, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के लिए, दूसरा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए। हमने पैटर्न में एक चीज देखी थी कि अगर जनरेशन स्किप नहीं है, जनरेशन स्किप नहीं है मतलब अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग कहां से आ रहा है, अफेक्टेड पेरेंट से आ रहा है, तो हमारी प्रायोरिटी होगी उसको हम डोमिनेंट अलील बताएंगे। और मेल और फीमेल दोनों तरह के ऑफस्प्रिंग में इक्वली एक्सप्रेस हो रहा है, तो हम उसको क्लियर प्रायोरिटी किसको देंगे, ऑटोसोमल की। तो ऐसी डिजीज को, ऐसे ट्रेट को हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट कह दिया था। ऑटोसोमल रिसेसिव की जब बात की तो उसमें पॉइंट क्या आया कि अफेक्टेड चाइल्ड में कम फ्रॉम अनअफेक्टेड पेरेंट, और इस कंडीशन को जनरेशन स्किप नाम दिया, राइट। और अगर मेल और फीमेल दोनों में अपीयर हो रही है डिजीज, तो वो ऑटोसोमल को प्रायोरिटी जाएगी। तो ऐसा पैटर्न ऑफ पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव कहलाएगा। ठीक है। अब कई बार क्या होता है बेटा, अगर आपको मैं एक पेडिग्री बताऊं तो उस पेडिग्री को आप दोनों तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लो एक पेडिग्री है ऐसी, सेम पेडिग्री, राइट। अब दोनों पेडिग्री बिल्कुल एक जैसी है, इसको मैं देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट प्रूव कर सकता हूं। ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर मैं ऐसे बताता हूं तो इस केस में क्या होगा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा, ये स्मॉल ए हो जाएगा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ये स्मॉल ए। ठीक बात है। अब इसी को मैं ऑटोसोमल रेसेसिव भी बोल सकता हूं। इसको मैं बता दूं स्मॉल ए, और ये मान लो मदर जो है कैरियर है, तो मैं इसको
अब बताओ, एक ही पेडिग्री है लेकिन दोनों तरीके से इसको बताया जा सकता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट भी बता सकता हूं मैं और ऑटोसोमल रिसेसिव भी बता सकता हूं। सवाल यह है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, पेडिग्री बनी हुई है, ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट सिलेक्ट करूं या ऑटोसोमल रिसेसिव सिलेक्ट करूं। यहीं पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा फंसते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अब प्रायोरिटी मैटर करेगी जब एक पर्टिकुलर पैटर्न या एक पर्टिकुलर पैडिग्री एक से ज्यादा कंडीशन शो कर रहा हो तो तुमको प्रायोरिटी किसको देनी है। तो दोनों केस मैंने बताया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट भी प्रूव हो सकता है इससे और ऑटोसोमल रिसेसिव भी प्रूव हो सकता है। पर अब इन दोनों कंडीशन को मैं देखूं तो यहां पर एक सवाल उठेगा, क्या इस केस में कहीं आपको जनरेशन स्किप दिख रहा है? इस केस में जनरेशन स्किप नहीं दिख रहा है और हम पेडिग्री को जज करते हुए जनरेशन स्किप एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर लेकर चलते हैं। इसलिए हम मानेंगे कि अगर जनरेशन स्किप नहीं है तो हमारी प्रायोरिटी ऑटोसोमल डोमिनेंट को जाएगी। अब मीनिंग ऑफ जनरेशन स्किप आप पूछ रहे हो अभी, तो ये बताया था मैंने आपको कि अगर डिजीज चाइल्ड नॉर्मल पेरेंट से आता है, मतलब फादर को भी डिजीज नहीं है, मदर को भी डिजीज नहीं है और चाइल्ड को डिजीज है, तो उसको जनरेशन स्किप कहते हैं, राइट। तो अगर जनरेशन स्किप नहीं है तो प्रायोरिटी किसको चली गई? ऑटोसोमल डोमिनेंट को। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने तो हम प्रायोरिटी के हिसाब से ऑटोसोमल डोमिनेंट को चूज कर लेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन और आता है कि ये दी गई पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है और ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आपको वो ऑप्शन चुनना पड़ेगा क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि ये पैटर्न तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में भी हो सकता है और ये पैटर्न ऑटोसोमल रिसेसिव में भी हो सकता है, राइट। तो आप समझ रहे हो इस बात को कि आपको वहां पर चार ऑप्शन देखकर डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि प्रायोरिटी कहां जाएगी। तो पेडिग्री एक ही है, चार ऑप्शन में से ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव में से कोई एक को चुनना है, तो प्रायोरिटी किसको चली गई? प्रायोरिटी गई ऑटोसोमल डोमिनेंट को। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा भी आ गया जिसमें लिखा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है, तो प्रायोरिटी कहां चली गई? उस ऑप्शन को चली गई, क्योंकि गलत तो है नहीं, दोनों के लिए ऐसा अपीयर हो सकता है। बेटा होमोजाइगस अगर डोमिनेंट होगा तो फिर तो 100% ऑफस्प्रिंग में होना है, वो तो तुम निकाल ही लोगे बेटा। मैं यहां पर यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस कि जब इस तरीके से फंस जाओगे तो प्रायोरिटी किसको देनी है ये कैसे डिसाइड करोगे। तो अभी आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, क्लियर हुआ होगा। जब जनरेशन स्किप होगा तब डी ऑप्शन नहीं हो सकता बेटा। जब जनरेशन स्किप होगा, मान लो जनरेशन स्किप का केस ले लेते हैं।
योग्य जनरेशंस के मदर फादर को डिजीज नहीं है, ऑफस्प्रिंग को डिजीज है। अब आप इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट तो प्रूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर होता तो मदर या फादर में कहीं तो एक्सप्रेस होता। अगर जनरेशन स्किप है तब तो बाय डिफॉल्ट ये तय हो गया कि वो रेसेसिव डिसऑर्डर है। बात आई बेटा समझ में सबको? क्लियर है ना ये? तो अब हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव दोनों केस को डिस्कस कर लिया है। अब इससे आगे देखते हैं। बेटा बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है, बैकग्राउंड में तो कोई साउंड ही नहीं है यहां पर। अब बेटा हम चलेंगे सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर को कैसे पहचाना जाए उस पे बात करते हैं। तो हमें डिस्कस करना है ये। देखते हैं सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर के क्या फंक्शन हैं। तो फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन मेल्स। एक चीज तो तय है कि फीमेल को डिजीज होने के चांस ज्यादा हैं। यहां पर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर से मतलब है हम एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। क्योंकि वाई तो सिर्फ मेल में ही आना है, वो तो मेल टू मेल ट्रांसफर होना है, वो तो ओलेंड्रिक ट्रेट है। एक्स क्रोमोसोम क्योंकि मेल में भी होता है, एक्स क्रोमोसोम क्योंकि फीमेल में भी होता है ना। तो यहां पर अगर कोई डोमिनेंट डिसऑर्डर है जो एक्स क्रोमोसोम पर है तो उसके फीमेल में होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो फीमेल में होने के चांसेस ज्यादा क्यों हो गए भाई? तो अगर मैं देखूं तो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। अगर मान लो कोई डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो ऐसी फीमेल भी डिजीज होगी, ऐसी फीमेल भी डिजीज होगी, और ऐसी फीमेल जो होगी वो नॉर्मल होगी। बोलो एग्री करते हो इस बात से? मतलब इस 3 जीनोटाइप में से केवल एक पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है जिसमें फीमेल को डिजीज नहीं होगी। लेकिन अगर यही केस आप मेल के लिए कंसीडर करते तो वो या तो एक्स से वाई होता या वो एक्स वाई होता। तो मेल में तो ये डिजीज अपीयर होने के चांस 50% ही है, लेकिन फीमेल में ये डिजीज अपीयर होने के चांस 50% से ज्यादा है। बेटा कैरियर तो नहीं हो सकता ना, कैरियर रेसेसिव डिसऑर्डर के लिए होता है। हम तो डोमिनेंट पढ़ रहे हैं, डोमिनेंट जो होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो जाएगा और हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो जाएगा। तो अब मेल में अगर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर की बात करें तो उसके एक्सप्रेस होने के चांसेस 50% हैं, लेकिन फीमेल में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर के एक्सप्रेस होने के चांसेस मोर देन 50% दिख रहे हैं हमको। तो इस कारण हम ये बोल सकते हैं कि अगर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो उसके फीमेल में एक्सप्रेस होने के चांस ज्यादा रहेंगे मेल के कंपैरिजन में। डन बेटा? कैरियर क्यों नहीं है? तो बेटा कैरियर की डेफिनेशन समझाई थी आपको कि कैरियर वो होते हैं जो किसी अलील को कैरी तो करते हैं पर एक्सप्रेस नहीं करते। अब क्योंकि यहां बात डोमिनेंट अलील की हो रही है तो डोमिनेंट अलील को आप एक्सप्रेस तो करेगा ही ना इंडिविजुअल, उसके लिए कैरियर कैसे कहलाएगा? चलो
दूसरा पॉइंट देखते हैं, अफेक्टेड फादर हैज ऑल हिज डॉटर अफेक्टेड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अफेक्टेड फादर हैज ऑल हिज डॉटर अफेक्टेड। सिंपल सी बात है, फादर को डिजीज है मतलब उसके एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज अलील है, और फादर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर पे तो जाएगा ही जाएगा, तो डॉटर में गया तो वहां पे डिजीज एक्सप्रेस हो गई। तो अगर एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर है और फादर को डिजीज है तो उसकी सभी डॉटर में डिजीज होगी, राइट। अफेक्टेड सन कम फ्रॉम अफेक्टेड मदर। अफेक्टेड सन हमेशा अफेक्टेड मदर से आएगा, वो अफेक्टेड फादर से कभी नहीं आएगा। हाँ, अफेक्टेड मदर के सन और डॉटर दोनों में जा सकता है, लेकिन अफेक्टेड फादर की सिर्फ डॉटर ही अफेक्ट होगी। अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैव अफेक्टेड पेरेंट। अगर कोई भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है तो उसका कोई ना कोई पेरेंट तो अफेक्टेड होगा। डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो जनरेशन स्किप तो नहीं हो सकती। बात आई समझ में? अब इसकी पेडिग्री, हाँ बेटा, रेसेसिव के लिए ही कैरियर वर्ड यूज करेंगे। डॉटर क्यों अफेक्ट होगी मैं बताता हूं। मान लो ये एक फादर है जिसको डिजीज है, और वो डिजीज किसके कारण है? एक्स क्रोमोसोम के कारण, और वो डोमिनेंट भी है। तो ऐसे केस में अफेक्टेड फादर की डॉटर अफेक्टेड है और सारी की सारी डॉटर अफेक्टेड है, लेकिन अफेक्टेड फादर का कोई भी सन अफेक्टेड नहीं है। अब फिर से इस बात को समझना, यहां पर फिर प्रायोरिटी एप्लीकेबल हो सकती है बेटा। एक मैटर ऑफ चांस में मान लूं, समझना, एक मैटर ऑफ चांस में मान लूं, अभी पहले तो सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर देखते हैं। ये हो गया एक्स ए वाई और मदर हो गई एक्स एक्स। अब आप इसकी पेडिग्री या पनेट स्क्वायर में बनाता हूं, एक्स से वाई को इधर लिखता हूं, एक्स एक्स को इधर लिखता हूं। तो देखो, डॉटर में तो सभी में डिजीज अलील आएगा, सन में किसी में भी डिजीज अलील नहीं आ रहा है। ठीक बात है ना? तो ऐसे में अफेक्टेड फादर की सारी डॉटर अफेक्टेड है, लेकिन अफेक्टेड फादर का कोई भी सन अफेक्टेड नहीं है। अब बेटा इसी पेडिग्री को आप मुझे दूसरे तरीके से भी पेश कर सकते हो। इसी पेडिग्री को आप मुझे दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हो कि सर जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, फादर अफेक्टेड है, एक मैटर ऑफ चांस है
कि फादर कैपिटल ए स्मॉल ए है, मदर स्मॉल ए है, मैटर ऑफ चांस है कि डॉटर में डिजीज अलील गया लेकिन सन में डिजीज अलील नहीं गया। यह भी तो हो सकता है ना ऑटोसोमल के केस में, तो बिल्कुल हो सकता है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ गई तो तुम्हारी प्रायोरिटी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट को जाएगी, क्योंकि अफेक्टेड फादर का कोई भी सन का अफेक्ट न होना और अफेक्टेड फादर की सारी डॉटर का अफेक्टेड होना इस बात का इंडिकेशन है कि ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज होने के चांस ज्यादा हैं। तो प्रायोरिटी क्या बन जाएगी तब प्रायोरिटी बन जाएगी कि हम सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट को टिक करें। बोलो ये बात समझ में आई? क्लियर है बेटा सबको? मदर अगर अफेक्ट होगी तो क्या होगा वो भी बताता हूं। अभी ये क्लियर हो गया ना? फादर को एड्स हो तो अरे भैया एड्स जेनेटिक डिसऑर्डर थोड़ी है यार, हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं बेटा। अब मदर वाला केस बता देता हूं। मान लो मदर अफेक्टेड है, तो कंडीशन है हेट्रोजाइगस। ठीक है, तब मेल और फीमेल में दोनों हो रही है। अभी मान लो सिर्फ ऐसी पेडिग्री है और एक्स अगर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, यहां पर बना देता हूं एक और, ऐसी पेडिग्री है और एक्स लिखा हुआ नहीं है, तब तो मेल और फीमेल में दोनों हो रही है डिजीज और जनरेशन स्किप नहीं हो रही है। तो मैं यहां ऑटोसोमल डोमिनेंट लिख दूंगा या ऑटोसोमल डोमिनेंट को प्रायोरिटी दे दूंगा। लेकिन इसी पेडिग्री को थोड़ा सा एक्सपांड करके आपको अगर समझाया जाए और मान लो केस ऐसा मेंशन कर दिया, और अब तुमसे कहा गया पहचानो ये पेडिग्री किसकी है। देखो जब तक सिर्फ इतना था, ये यहां पर है, तो हमारी प्रायोरिटी ऑटोसोमल डोमिनेंट को चली गई। लेकिन ये पेडिग्री इलॉबरेट हो गई और इलॉबरेट होकर के एक बात समझ में आ रही है कि अफेक्टेड मदर से सन और डॉटर दोनों को डिजीज हो रही है, लेकिन अफेक्टेड फादर से सिर्फ और सिर्फ डॉटर्स को डिजीज हो रही है, सन को नहीं हो रही है। तो ऑटोमेटिकली अब इस पेडिग्री को तुम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कहोगे।
तो पेडिग्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रायोरिटी कब और किसको देंगे ये तय होना। तुम कैरेक्टर सारे रट लोगे, लेकिन जब तक पेडिग्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो इस पे ग्रिप नहीं आएगी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को हल्का सा क्लियर हो, हल्का कंफ्यूजन हो, वो क्लियर हो जाएगा बेटा जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे। तो कंडीशन क्लियर हो रही है? फादर से सभी डॉटर में डिजीज का जाना और सन को नहीं जाना, ये एक्स लिंक डोमिनेंट की प्रायोरिटी होती है। अच्छा, अब देखो जो पॉइंट हमने लिखा था, अफेक्टेड सन कम फ्रॉम अफेक्टेड मदर। तो अगर एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज है तो अफेक्टेड सन कभी भी अफेक्टेड फादर से नहीं आ सकता, वो हमेशा अफेक्टेड मदर से ही आएगा। बेटा होमोजाइगस हुआ तब तो 100% जो है, अगर मान लो फीमेल होमोजाइगस हुई तब तो 100% ऑफस्प्रिंग में डिजीज जाना तय है। बेटा मदर को कैंसर हुआ तो डॉटर को भी होगा। अरे कैंसर एक्स लिंक डिजीज नहीं है बेटा, हम एक्स लिंक डिजीज की बात कर रहे हैं अभी। क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े बेटा। तो सेक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज हमको क्लियर हो गया। अभी तक हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज के पैटर्न को समझा, अभी तक हमने सेक्स ऑटोसोमल रेसेसिव अलील के पैटर्न को समझा, अभी हमने सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर को समझा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। तो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर को देखते हैं। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर में क्या लिखा है? द मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स। अब बात वही आ गई, मान लो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो मदर तो केवल तभी डिजीज होगी जब होमोजाइगस कंडीशन हो, राइट? हेट्रोजाइगस में मदर कैरियर हो गई, और अगर है ही नहीं, नॉर्मल है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो 3 जीनोटाइप में से केवल एक में चांस है डिजीज होने के। लेकिन अगर मैं फादर की बात करूं या मेल की बात करूं, तो ये 2 ही पॉसिबिलिटी है और 2 में से एक को डिजीज हो रही है। तो इस केस में मेल के अफेक्ट होने के चांसेस 50% है, लेकिन फीमेल के अफेक्ट होने के चांसेस हमको 50% से कम लग रहे हैं, राइट? तो दैट इज व्हाट हम ये बोल सकते हैं कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल, है ना? अगर पॉपुलेशन में डिजीज और नॉन डिजीज अलील दोनों बराबर फ्रीक्वेंसी में है तो 50% मेल अफेक्टेड होंगे, 50% मेल अफेक्टेड नहीं होंगे। लेकिन जो फीमेल होगी वो 50% से कम अफेक्टेड होगी। तो अगर सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है तो उसके मेल में अपीयर होने के चांस ज्यादा है फीमेल के कंपैरिजन में। ये बात क्लियर हुई? मेल में एक्स वाई क्यों डोमिनेंट हुआ? बेटा एक्स वाई ये डोमिनेंट नहीं है, पर एक्स का सब्स्टिट्यूशन नहीं है ना, हेमीजाइगस है। अगर मेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते तो ऑब्वियस सी बात है रेसेसिव अलील एक्सप्रेस नहीं होता। अब एक ही एक्स होने के कारण रेसेसिव अलील तो आ गया, पर डोमिनेंट अलील है ही नहीं इसका, तो रेसेसिव तो खुद को एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट की एब्सेंस में, इसलिए मेल में डिजीज होना तय है।
यस, लेकिन डोमिनेंट में रिसेसिव नहीं होता। आई एम सॉरी, डोमिनेंट में कैरियर नहीं होता, रिसेसिव में कैरियर होता है। पर अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकता। अगर फादर अफेक्टेड है तो सन को क्यों नहीं जाएगा? बेटा, फादर से कभी भी एक्स क्रोमोसोम सन में गया है क्या? फादर से एक्स क्रोमोसोम नहीं जाता ना सन में। और फादर से एक्स क्रोमोसोम सन में जाएगा ही नहीं, तो फादर से एक्स लिंक डिजीज कभी भी सन में ट्रांसफर नहीं होगी। तो पहला पॉइंट हमको क्लियर हुआ है ना। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अफेक्टेड फादर विल हैव ऑल हिज डॉटर कैरियर। अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, वो फादर अफेक्टेड है ना, पर डॉटर्स जो है, मतलब मदर नॉर्मल है, तो जितनी भी डॉटर बनेगी वो सारी कैरियर बनेगी। अफेक्टेड मदर विल हैव ऑल हर सन अफेक्टेड मदर विल हैव ऑल हर सन अफेक्टेड, ये बात भी तय है। इसको भी अभी पेडिग्री से समझ लेते हैं। मान लो सेक्स लिंक डिजीज है और सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है और फादर अफेक्टेड है, तो कंडीशन हुई एक्स डैश वाई, है ना, और मदर है नॉर्मल। तो अब आप देखो, जितने भी सन बनेंगे वो एक्स वाई बनेंगे, उसमें तो डिजीज अली लाना नहीं है। लेकिन जितनी भी डॉटर बनेगी वो एक्स डैश एक्स बनेगी। अब क्योंकि एक्स डैश रेसेसिव है तो डॉटर इसको कैरी तो कर रही है पर एक्सप्रेस नहीं करेगी, तो यहां डॉटर कैसी हो गई? डॉटर बिकम्स कैरियर। डॉटर क्या हो गई? कैरियर हो गई। बोलो, ये बात समझ में आई? बोथ पेरेंट अफेक्ट होंगे तब तो होना ही होना है। दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि फादर नॉर्मल है, मदर कैरियर है, मतलब मदर हो गई एक्स एक्स डैश और फादर है एक्स वाई। तब चांसेस हैं कि इनके सन एक्स डैश वाई भी हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकते हैं, क्योंकि मदर के पास तो एक ही है ना, और डॉटर एक्स एक्स भी हो सकती है और एक्स एक्स डैश हो सकती है। क्लियर है बेटा? जस्ट अ मिनट। अब अगर एक और कंडीशन ले कि मदर अफेक्टेड है, तो मदर क्या हुई? एक्स डैश एक्स डैश। फादर क्या हुआ? एक्स वाई। ऐसे में सारे सन डिजीज होंगे,
सारी डॉटर कैरियर्स होंगी, राइट। देखो आप इसको कर पा रहे हो कि नहीं। बेटा यहां तक क्लियर हो गई चीजें। बेटा डॉटर लुक लाइक फादर ये कोई स्टैब्लिश फैक्ट नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के पॉइंट्स हम देख रहे थे। मेल्स आर मोर अफेक्टेड, ठीक है। अफेक्टेड फादर विल हैव ऑल डॉटर अफेक्टेड, अफेक्टेड मदर will have all her son affected। हमने x dash कंडीशन देखी थी। कैरियर फीमेल्स have 50% of chances her son getting affected and 50% of daughter will be carrier। तो ये सारे एस्पेक्ट हमने देख लिए। एक किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्टेड हुए तब, अरे तब तो फिर 100% ऑफस्प्रिंग को डिजीज होनी ही होनी है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। ऊपर वाला पॉइंट है मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल, और नीचे वाला पॉइंट बता रहा है कि कैरियर फीमेल से चांसेस कितने हैं डिजीज जाने के या एक्सप्रेस होने के। मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि सपोज मदर इज कैरियर फॉर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, मतलब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, मदर कैरियर है, तो उसमें डॉटर के डिजीज होने के चांसेस बताओ। तब तो 0% हुआ ना बेटा। डॉटर कैरियर हो सकती है, डॉटर डिजीज कभी नहीं होगी, ठीक है। 50% डॉटर विल बी कैरियर, 25% ऑफस्प्रिंग विल बी कैरियर, ये भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है बेटा। तो अब सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर को भी हमने देख लिया। आगे देखते हैं, एक पैटर्न है दैट इज पैटर्न ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सिंपल से दो पॉइंट है इसमें। अफेक्टेड मदर हैज ऑल हर ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड, अफेक्टेड फादर विल नेवर ट्रांसमिट द डिजीज टू एनी प्रोजेनी। भाई साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस बहुत अच्छे से पढ़ा है तुमने। कोई भी ट्रेट मदर से उसके सारे ऑफस्प्रिंग में जाता है, फादर से उसके किसी भी ऑफस्प्रिंग में नहीं जाता है। तो अगर मान लो कोई डिजीज ऐसी है जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से जाती है, तो मदर को डिजीज है तो उसके सारे ऑफस्प्रिंग को होगी, फादर को डिजीज है तो उसके किसी ऑफस्प्रिंग को नहीं होगी, राइट। तो ऐसे केस में
पेडिग्री ऐसे बनकर आ गई। तो क्लियरली ये बात तो समझ आ रही है ना बेटा कि अफेक्टेड मदर के सभी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, पर अफेक्टेड फादर का कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं है। अगर पैटर्न ऐसा आता है तो हम बोलेंगे ये केस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का है। क्लियर है बेटा ये बात सबको? चलो, तो मेजर पैटर्न जो भी थे पेडिग्री के ये हमने समझ लिए, प्रायोरिटी कैसे देनी है ये हमने समझ लिया। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जल्दी से कर लेते हैं, तो फिर हमारा और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू पेडिग्री गिवन। ये पेडिग्री गिवन है, इसको आप ध्यान से देखो और यहां 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें से क्या सही लगता है वो आपको जज करना है। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर कैपिटल ए स्मॉल ए if it is dominant trait. Affected parent cannot be capital A if it is myotonic dystrophy. All the unaffected individual will have small a if affected individual have capital A small a, और एक है all is correct. तो आंसर डी आ जाएगा बेटा। तीनों पॉइंट जस्टिफाई हो रहे हैं। कैसे? सबसे पहली बात देखो, क्या यहां जनरेशन स्किप है? आंसर इज नो। जितने भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है वो किससे आ रहे हैं? अफेक्टेड पेरेंट से आ रहे हैं। तो जनरेशन स्किप नहीं है, मतलब ये कैसा ट्रेट हो गया? डोमिनेंट हो गया। मेल और फीमेल दोनों में एक्सप्रेस हो रहा है। ऑटोसोमल हो गया। तो ट्रेट ऑटोसोमल डोमिनेंट दिख रहा है। अब ऐसे में मैं अफेक्टेड इंडिविजुअल को देखूं तो ये कैपिटल ए अगर होता तो सब में डिजीज आ जाती, सारे ऑफस्प्रिंग में। तो इसका मतलब है ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है। बल्कि जितने भी अनअफेक्टेड दिख रहे हैं वो सारे स्मॉल ए है। ठीक है। अब देखो, तुम मुझसे, मैंने वही बात की थी कि तुम ये बोलो कि अगर मैं इसको स्मॉल ए डिजीज मान लूं और इसको कैपिटल ए स्मॉल ए मान लूं तो आप मान सकते हो, पर जनरेशन स्किप नहीं है तो प्रायोरिटी डोमिनेंट को ही जानी। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये बात क्लियर है। सभी अफेक्टेड इंडिविजुअल कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे, तो ये सही है। अफेक्टेड पेरेंट कैन नॉट बी कैपिटल ए। अफेक्टेड पेरेंट कैपिटल ए होता तो उसकी 100% ऑफस्प्रिंग क्या होती? डिजीज होती, पर ऐसा तो है नहीं, तो ये भी करेक्ट है। ऑल द अनअफेक्टेड इंडिविजुअल विल हैव स्मॉल ए, तो वो भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया? डी। बेटा समझ में आ गया ना सबको? ये आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। Given pedigree belong to sickle cell anemia. Which of the following represent the parental genotype correctly? अब यहां दे दिया है
ये जो पेडिग्री है ये सिकल सेल एनीमिया की है। अब डिजीज तो आपको वैसे ही बता दी, आपको ये बताना है कि पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा, दोनों पेरेंट का। तो 4 कंडीशन दी हुई है, आप जज करो उसको। बेटा सब अलग अलग बता रहे हो। देखो, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर्स में मैंने आपको पढ़ाया था। जनरेशन स्किप दिख रहा है, मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड दिख रहे हैं, तो ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया, ये तो तय है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ये होना चाहिए स्मॉल ए, और ये स्मॉल ए है तो एक स्मॉल ए आएगा मदर से, एक स्मॉल ए आएगा फादर से। पर क्योंकि न तो फादर को डिजीज है और न ही मदर को डिजीज है, तो इसका मतलब है दोनों के पास डोमिनेंट अलील भी होगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर हो गई ये बात? कंफ्यूजन क्या है ये बताओ ना बेटा। हाँ, लास्ट स्लाइड भी देख लो, ये लास्ट स्लाइड है बेटा। मेरी तरफ से विजिबिलिटी बहुत क्लियर मुझे दिख रही है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी। बेटा खुद नहीं कर पा रहे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन भेजे हैं, ताकि आप खुद से भी बाद में प्रैक्टिस करके देखो। जब प्रैक्टिस हो जाएगी, पैटर्न समझ में आने लगेंगे, तो खुद से भी क्वेश्चंस बनने लगेंगे। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। अफेक्टेड इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैसे आया, देखते हैं एक बार। तो सीधी बात है, इस क्वेश्चन में डोमिनेंट डिसऑर्डर को प्रायोरिटी देनी है और मेल फीमेल दोनों हो रहा है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट देना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डोमिनेंट है तो कैपिटल ए तो होगा। अब क्या दूसरा ए कैपिटल है? अगर मैं इसको दूसरे ए को कैपिटल मान लूं यहां पर, तब तो 100% ऑफस्प्रिंग में डिजीज होना चाहिए, पर इसमें डिजीज नहीं दिख रही, इसमें डिजीज नहीं दिख रही। इसका मतलब है कि इसमें दूसरा जो है वो स्मॉल ए होगा। दूसरा केस देखते हैं, यहां पर बात करते हैं। कि केस मुझे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का दिख रहा है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में सिंपल सी बात है, जितने भी डिजीज इंडिविजुअल हैं उसको आप लिख लो स्मॉल ए स्मॉल ए। अब जितने भी नॉन डिजीज इंडिविजुअल है वो या तो कैपिटल ए हो सकते हैं, वो या तो कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकते हैं। पर हमको फोकस करना है क्योंकि हमसे सिर्फ पेरेंट के जीनोटाइप पूछे। तो अगर पेरेंट का जीनोटाइप पूछा है तो उसका ऑफस्प्रिंग ये भी है, उसी का ऑफस्प्रिंग ये भी है, मतलब एक ए मदर से आया होगा, एक ए फादर से आया होगा, मतलब मदर और फादर दोनों के पास एक स्मॉल ए तो है ही। अब दूसरा अलील कैपिटल है कि स्मॉल? दूसरा अलील अगर स्मॉल होता तो दोनों को डिजीज हो जाती, लेकिन दोनों ही नॉर्मल दिख रहा है,
मतलब दोनों के पास जो दूसरा एलील है वो डोमिनेंट है। राइट? सेक्स लिंक डोमिनेंट होता बेटा तो भैया यहां मदर या फादर में किसी को तो डिजीज होती ना, मदर डिजीज हो जाती। तब बोर्ड में क्यों नहीं आएगा पेडिग्री से क्वेश्चन? बिल्कुल आएगा, एनसीईआरटी ने दिया है पेडिग्री। बेटा क्लियर हो गया? आगे नया क्वेश्चन करते हैं अब। In the given pedigree, indicate whether the shaded symbol indicate dominant or recessive allele. अब ये जो पेडिग्री दी है आपको इसमें ये बताना है कि जो डिजीज है वो डोमिनेंट डिजीज है या रेसेसिव डिजीज है। ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके सामने। बेटा साइटोप्लाज्मिक तो हो ही नहीं सकता, फादर से जा रही है, जनरेशन स्किप नहीं है, तो प्रायोरिटी किसको जाएगी? डोमिनेंट को जाएगी। लेकिन बिल्कुल डोमिनेंट को जाएगी। अगला करते हैं, इसको देखो। अब इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो अब आप बताओ पेडिग्री का पैटर्न बताना है और आपको दोनों पेरेंट का जीनोटाइप बताना है। बेटा देखो, पेडिग्री का जो पैटर्न डायग्राम है वो कंफ्यूजिंग है। इसमें बहुत जरूरी हो जाएगा कि आपके पास 4 ऑप्शन कौन से हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आपकी अप्रोच डेवलप करना कि 4 ऑप्शन नहीं है और आप ये देख रहे हो मान लो पेडिग्री, तो आप कैसे तय करोगे? सेक्स लिंक डोमिनेंट बता रहे हो, चलो फोकस करते हैं। अब रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ। अब मुझे ये बताओ, इस पूरी पेडिग्री में क्या आपको जनरेशन स्किप दिख रहा है? हे बेटा जनरेशन स्किप है। अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड चाइल्ड का आना, ये जनरेशन स्किप कहलाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर इसमें भी स्किप दिखे, इसमें भी स्किप दिखे। ये पूरी एक पेडिग्री की तरह स्टडी करो और जनरेशन स्किप जैसे ही दिख गया
तो आप तय कर सकते हो कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। देखो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि तब होता तो अफेक्टेड मदर से 100% ऑफस्प्रिंग में आता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाला केस खारिज। क्योंकि पेडिग्री में जनरेशन स्किप है, तो रिसेसिव ऑटोमेटिकली चूज कर लिया। अब दो केसेस पॉसिबल है, मैं इसको ऑटोसोमल रेसेसिव मानूं या सेक्स लिंक्ड रेसेसिव मानूं। अब मैं इसको सेक्स लिंक्ड रेसेसिव मान के करता हूं सपोज, तो ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया एक्स डैश। ठीक है, तो इस केस में देखो सन को तो डिजीज होना तय है, दोनों ही सन को डिजीज होना तय है, क्योंकि मदर से तो एक्स डैश जाना ही है। डॉटर क्या होगी? डॉटर हो जाएगी कैरियर। ठीक, अब यहां पर अगर इस पेडिग्री को लूं तो ये भी एक्स डैश होगा और सभी ऑफस्प्रिंग को डिजीज होगी। ये डॉटर कैरियर है, तो इसके सन में डिजीज आ सकती है, और इसकी डॉटर कैरियर भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। तो हां, ये पेडिग्री सेक्स लिंक्ड रिसेसिव केस को जस्टिफाई करती है, एक चीज। पर मुझे केस ये देखना है कि क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव को भी जस्टिफाई कर सकती है क्या। तो देखते हैं। बेटा ये जो लिखा हुआ है मैंने इसको क्लियर कर दूं मैं। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, तो जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो होगा स्मॉल ए। और ये फादर कैसा होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए होता तो डिजीज आती ही नहीं किसी में। अब ये डॉटर कैसी हो सकती? कैरियर हो सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब यहां पर अगर ये फादर भी कैरियर हो तब डिजीज इसमें जाएगी। यहां पे आपको फादर को भी कैरियर कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जब आपने सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की बात की थी, तो इस फादर के कैरियर होने की कंडीशन मस्ट नहीं थी। इसलिए इस केस में पहली प्रायोरिटी जाएगी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो मैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कंसीडर कर सकता हूं। प्रायोरिटी किसको चली जाएगी? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को जाएगी। बेटा सबके जीनोटाइप आपको निकालने हैं। ऑप्शन में अगर आता है कि ये दोनों पॉसिबिलिटी है तो आप कंसीडर कर सकते हो। पर जनरली होता क्या है, अगर मान लो जैसे इसको फादर को क्वेश्चन में कैरियर नहीं बताया है, राइट, तो आप इमेजिन करो कि ये फादर भी कैरियर होगा तब जाके ये कंडीशन आनी है, तो आप इसको नॉर्मली लेकर चलोगे। इसलिए प्रायोरिटी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को जाएगी। तो आपने रॉन्ग पेडिग्री नहीं है बेटा, मैंने प्रायोरिटी की बात की है कि मान लो ऑप्शन में आपको सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता ही नहीं,
तो क्या ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं करते आप? लेकिन ऑप्शन में सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो आप किसको कंसीडर करोगे? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को। यह भी चीज तय है कि अगर पेडिग्री में कोई पेरेंट को नॉर्मल बताया है और पेडिग्री जस्टिफाई नहीं करती उसके कैरियर होने को, तो आप उसको नॉर्मल ही कंसीडर करोगे। बेटा क्वेश्चन तो मैंने भेजे आपको, ग्रुप पे भेजे हैं सारे के सारे। आगे बढ़े। पिछली स्लाइड ये है। Find out the pattern of pedigree and genotype of all the parents. देखो अब इसको करके। बेटा देखो रेसेसिव तो मुझे नहीं दिख रहा यार, जनरेशन स्किप है ही नहीं कहीं भी, तो मैं इसको रेसेसिव कैसे बोल दूं? भाई मैं जस्टिफाई भले ही कर सकता हूं रेसेसिव, पर मुझे जो हेल्दी है उनको कैरियर मानना पड़ेगा। पर अपीयर क्या हो रहा है? सीधी बात है कि अपीयरेंस में डोमिनेंट डिसऑर्डर अपीयर हो रहा है, क्योंकि जनरेशन स्किप नहीं है। अब मेल और फीमेल क्या दोनों में अपीयर हो रही है? हां, इस पेरेंट में तो दोनों में हो रही है, इस पेरेंट में भी दोनों में हो रही है। लेकिन भाई इस पेडिग्री को ध्यान से देखो, अफेक्टेड फादर हैव अफेक्टेड डॉटर बट नॉट द अफेक्टेड सन। दिख रहा है इस पेडिग्री में? इस वाले पेडिग्री की बात कर रहा हूं बेटा, ये वाली अफेक्टेड फादर की डॉटर्स अफेक्टेड है बट सन अफेक्टेड नहीं है। तो अब इसको मैं प्रायोरिटी बेसिस पे सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर कहूंगा। तो कंडीशन हो गई एक्स ए एक्स और एक्स वाई। तो अब ये देखो, ये फादर हो गया एक्स ए वाई। अब फादर से डॉटर में जानी जानी है डिजीज। भाई यहां पे फोकस करो, अफेक्टेड फादर से अफेक्टेड डॉटर आ रही है लेकिन सन नहीं आ रहा। तो तुमको क्या बताया था, किसी भी पेडिग्री में अगर ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि फादर तो अफेक्टेड है और फादर की सारी डॉटर अफेक्टेड है पर उस फादर का कोई भी सन अफेक्टेड नहीं है, तो प्रायोरिटी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट को देनी है। दूसरे में 100% मतलब दूसरा क्या, किसमें 100% होना चाहिए?
भाई अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है, इस केस में अगर आप देखो, हाँ ये भी एक पॉइंट आपने अच्छा लिया कि अगर मैं इसको लेता हूं ये एक्स ए वाई, है ना, और इसको लेता हूं एक्स ए एक्स, क्योंकि फादर में एक्स है ना, तो एक्स ए एक्स, तो इस सन में एक्स वाई कंडीशन आ सकती है ना, तो सेक्स लिंक डोमिनेंट करेक्ट आंसर होगा। पार्थ अच्छी बात है बेटा, आपका सही है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि पेडिग्री को भी एनालाइज करना है, और अगर ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन के साथ जज करना है। बेटा प्रायोरिटी डिपेंड करेगी पेडिग्री देख करके। आप ये कोई सीक्वेंस नहीं बोल सकते कि पहले आप ऑटोसोमल डोमिनेंट को ले लो फिर आप सेक्स लिंक डोमिनेंट को ले लो, ऐसा नहीं बोल सकते। ये तो पेडिग्री का पैटर्न देखने के बाद तय होगा कि ये सेक्स लिंक डोमिनेंट को ज्यादा फेवर कर रही है या ऑटोसोमल डोमिनेंट को ज्यादा फेवर कर रही है। सो देयर इज नो सच ऑर्डर। आप क्वेश्चन करोगे, ऑर्डर अपने आप वही क्वेश्चन में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन करा तो आपको समझ में आया ना कि सेक्स लिंक डोमिनेंट क्यों बोल रहे हैं हम। चलो दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। एनालिसिस करना मुश्किल नहीं है बेटा, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्टी जा रही है। आप इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा, इसीलिए मैंने ग्रुप पर क्वेश्चन भेजे, आप बार बार बोल रहे थे ना कि स्लाइड भेज दो, तो मैं क्वेश्चन का कलेक्शन कर रहा था कि कई तरह के क्वेश्चन इकट्ठे करके और फिर आपको मैं सेंड करूं। चलो ये क्वेश्चन करके देखो। The given pedigree is suitable for the disease sickle cell anemia, Down syndrome, color blindness, hypertrichosis. देखो इसको अगर मैं क्रॉस करूं तो हाइपरट्राइकोसिस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हाइपरट्राइकोसिस तो वायलेंट ट्रेट है और ये किसमें अपीयर होगा, सिर्फ मेल में, तो ये तो हो नहीं सकता। डाउन सिंड्रोम ये तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्या जनरेशन स्किप है? हाँ जनरेशन स्किप है। जनरेशन स्किप है तो रिसेसिव है, ये तो तय हो गया। ठीक है, अब मेरे पास दो कंडीशन है, एक है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर
दूसरा है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, अगर मैं इसको ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मानता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मानता हूं तो मुझे सभी नॉर्मल को कैरियर मानकर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंसीडर कर लूं तो ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया एक्स वाई। अब ऑटोमेटिकली इसके सारे सन डिजीज होना तय है, हो रहा है, इनकी सारी डॉटर कैरियर होना तय है, हो रही है। अब कैरियर मदर से सन में डिजीज जा सकती है, डॉटर में नहीं जा सकती, दिख रहा है। और यहां भी अगर मैं देखूं, फादर क्या है, एक्स डैश वाई है, और मदर क्या है, एक्स एक्स मान लो नॉर्मल, तो डॉटर में डिजीज आएगी नहीं, वो कैरियर हो सकती है, डिजीज नहीं हो सकती, और सन में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये भी जस्टिफाई हो रहा है। अब क्योंकि ये डॉटर कैरियर है तो इसका सन डिजीज हो सकता है, तो सीधे सीधे मुझे अननेसेसरी किसी भी नॉर्मल को कैरियर मानने की जरूरत नहीं है। इसको कैरियर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं मदर जो है होमोजाइगस है, तो इसका कैरियर होना तय है। तो प्रायोरिटी जाएगी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, और इसमें सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज कौन सी है, कलर ब्लाइंड है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से सब लोग कर रहे हैं, कैच भी कर रहे हैं। कोई एक आध स्टूडेंट ऐसा दिख रहा है जिसको थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है, तो बेटा प्रैक्टिस करोगे तो वो भी हो जाएगा सही। देखो शुरू के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सबके आंसर सही आने लग गए हैं। वेरी गुड। अब कल पढ़ेंगे। अरे यार तुम्हारा स्टेमिना बड़ा कम है। चलो ये बताओ, अनुष्का, देन खुशी, अक्षरा, या बहुत तेजी से नाम बदल जाते हैं, अविशा, पार्थ। चलो देखते हैं सही आंसर क्या है। इसमें गड़बड़ करी है। अब सही आंसर है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। बेटा पूरी पेडिग्री में एक चीज क्लियरली देखने को मिल रही है, क्या, अफेक्टेड मदर के सारे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, पर अफेक्टेड फादर का कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं है। ध्यान से देखो,
बात आई समझ में? तो यही आपको समझाया था कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस जब भी होगा तो अफेक्टेड फादर से डिजीज किसी में नहीं जाएगी, लेकिन अफेक्टेड मदर से वो डिजीज सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स में चली जाएगी। क्लियर हो गया ना? बस बेटा, अब हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है आज का। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया आप लोगों ने, वेरी नाइस। सिलेबस ऑफ टेस्ट जैसे ही आएगा बताऊंगा बेटा मैं। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच।